मैंने कहीं पे पढ़ा है जब हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो अब हम उसको बेटर जान पाते हैं और उसका बेटर सॉल्यूशन भी पा पाते हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुजराल एंड आज हम लेके आए हैं CUET UG बिजनेस स्टडीज 2024 पेपर एनालिसिस। जो आपका CUET 2024 बिजनेस स्टडीज का पेपर था, आज हम उसको एनालाइज करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं बोल दूं कि दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर आप बोर्ड्स भी देने वाले हो और आपके MCQs में दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, फर्स्ट पेज पे क्या है, हमारी जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये वही सब है जिसको देख के तुम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो, मुझे पता है। देखो, यहाँ बोर नहीं होना, एक बार देख लो, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई है CUET की, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं होते, तो मैं आपको रिवाइज बताऊंगा कि इस साल से हमें कैसे पेपर देना होगा, राइट। तो पिछले साल क्या था कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए टाइमिंग 45 मिनट्स होती थी, कुछ के लिए 60, मतलब 45 से 60 में वेरी करता था टाइम। बट इस बार 2025 के लिए it has been said कि टाइम इज 60 मिनट्स कंपल्सरी। लाइक आपका 60 मिनट्स इज फिक्स, जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो 60 मिनट्स की रहेगी, करेक्ट। नेक्स्ट, अब पिछले साल देखो, मैं समझता हूं तुम दुखी हो सकते हो सुन के, बट दुखी नहीं होना, हमें अच्छी साइड देखनी है बस। पिछले साल क्या था कि आउट ऑफ 50 आपको 40 करने हैं क्वेश्चंस, कि भाई 50 क्वेश्चन आएंगे, आप 40 कर दो कोई से भी जो आपको बेस्ट लगते हैं, राइट। बट हम तो पूरी तैयारी करके जाएंगे, तो इस बार CUET ने कहा पूरी तैयारी करके आओ और 50 के 50 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, राइट। एंड देन they have also said this is the same, the marking scheme is the same, like +5 for a correct answer and -1 for a incorrect answer. अगर आपका आंसर करेक्ट मार्क करा है आपने तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अपना मार्क्स गलत किया है, आपने वो गलत मार्क किया आपने कोई ऑप्शन, तो आपको कितना डिडक्ट होगा, -1। तो दिस यू शुड कंसिडर कि आपकी कितनी नेगेटिव हो रही है, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपकी टाइमिंग कितनी है, ठीक है। बाकी वही सब आपकी जनरल गाइडलाइंस है, एक बार आप रीड कर सकते हो इसको। आपके लिए मैं जूम भी कर देता हूं, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। See, what is your first question? Identify the principle of management where Taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into the domain of management practice. शुरू करने से पहले आज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस, बट मैं उसमें एक बात बताना चाहता हूँ, हर क्वेश्चन में एक चीज कॉमन होगी जो BST में हमेशा होती है, क्या, कीवर्ड्स। तो आपको ना कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अगर आपने वो वर्ड ढूंढ लिया और आपने उसको फिर MCQ से मैच करा, तो ट्रस्ट मी बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखे करके देखे, चलो देखते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर टेलर पायनियर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, साइंटिफिक, आपकी किस चीज की बात हो रही है इसमें, साइंटिफिक इंक्वायरी। तो इस क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ समथिंग, एंड उन्होंने बोला है कि ये कौन से डोमेन ऑफ मैनेजमेंट में आता है। तो उन्होंने ऑप्शंस देखो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी से रिलेटेड कोई बात हो रही है क्या, नहीं हो रही। सेकंड, कॉपरेशन, कॉपरेशन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, नहीं हो रही। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, हम क्या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, हम साइंटिफिक कुछ की बात कर रहे हैं। तो योर आंसर इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो जिन बच्चों ने वैसे भी ये पढ़ रखा होगा, NCERT में से डायरेक्ट लाइन है, तो यू कैन सी कि उसका आंसर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब होगा। तो आप इसको ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से हो गया, हमारा सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप ना जब भी मैच द फॉलोइंग करो ना, अगर आपको नहीं भी आ रहा है, ट्रस्ट मी, एक बार रीड करके देखो, एक बार रीड करोगे ना बहुत फायदा होगा। कुछ चीजें ना जनरल, बहुत जेन्युइनली बहुत जनरल होती है। अगर आपको नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग आप लगा सकते हो ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखें, चलो करते हैं। तो आप या तो यहाँ से कोई सा भी वर्ड चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिटी ऑफ डायरेक्शन, चलो नहीं पता हमें क्या पता है। जैसे रेम्यूनरेशन, हमें पता है रेम्यूनरेशन मतलब पैसे, राइट। कुछ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब सैलरी की बात हो रही होगी, तो आप इस साइड ढूंढो कुछ ऐसा कुछ बात हो रही है कि जिससे हमारा रेम्यूनरेशन मैच कर रहा हो। तो सी, ओबीडियंस नहीं, वन बॉस नहीं, वन हेड नहीं, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल।
देखो रेम्यूनरेशन से रेम्यूनरेशन डायरेक्टली मिल गया, तो यू आर श्योर दैट डी का सेकंड होगा आपका आंसर। तो डी का सेकंड ढूंढो आप, डी सेकंड कहीं आपको दिख रहा है? यस, ओनली इन वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 4। तो दिस इज योर आंसर। आप ऐसे करते हो, आपने एक ढूंढा, आपके सारे हो गए। बट फिर भी अगर आपको चेक करना है, हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। दे आर सेइंग सी का 1, चेक करो। वन हेड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यस, ये उसकी की लाइन होती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। B4, वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ कमांड, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट A3, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल। अच्छा, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? जो हम स्कूल में नहीं करते थे बाय द वे। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, कि हम रूल्स को ओबीडियंटली फॉलो कर रहे हैं। दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन, अंडरस्टूड? इसके बाद वी आर मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट? सी, द एम ऑफ which technique given by F.W. Taylor is to reduce a given line or a product to its fixed type, sizes and characteristics? टेलर ने कौन सी टेक्निक दी है जिससे हमारी जो हम किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइन है उसको किस में करते हैं? फिक्स टाइप्स में, साइजेस में और कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है कि फिक्स टाइप होना चाहिए, साइजेस होने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करवा रहे हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड हमारा सेट है, हमें इसी फिक्स साइज को फॉलो करना है, हमें इसी फिक्स क्वालिटी को, हमारे को यही रखना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। योर ऑप्शन विच इज करेक्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज विच इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 4 वी कैन डिस्कस नाउ। अगेन देखो, मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया, एंड अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस समय क्या पता चल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो घोट के पी जाओ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो आपकी 14 प्रिंसिपल्स है फेवल की और 4 आपकी टेलर की है, 18 की 18 आपको बाय हार्ट आनी चाहिए। आपको मतलब दिल में रहनी चाहिए कि भाई ये प्रिंसिपल्स है, हमें पता है कि प्रिंसिपल्स कौन सी का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, कुछ भी चूज कर लो कि जो तुम्हें समझ आ रहा हो। अच्छा, इसका मतलब ये होता होगा, जैसे देखो इसमें यहाँ पे लेटेस्ट चूज, जैसे इक्विटी। इक्विटी मतलब हम कुछ ट्रीटमेंट की बात करें, इक्वालिटी। इट इज नॉट रिलेटेड टू इक्वालिटी, इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बट इट डज नॉट मीन इक्वालिटी, बट उससे कुछ रिलेटेड ही लग रहा होगा, है ना? ऐसे सोच सकते हो। तो आप सोचो क्या हो सकता है? एम्प्लॉय टर्नओवर, प्रमोट्स टीम स्पिरिट, चेन ऑफ अथॉरिटी, काइंडलीनेस एंड जस्टिस। तो इक्विटी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो काइंडलीनेस और जस्टिस प्रमोट होगा। तो आपका बी का 2 होगा। तो ढूंढो बी का 2 किधर है? इसमें 3 लिखा है, ये आंसर नहीं हो सकता। बी का 4, ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा क्या है? बी का 2। तो या तो ए होगा आंसर, या तो 1 ऑप्शन होगा, या ऑप्शन 3 होगा। तो चलो एक तो हमारा क्लियर होगा कि इन दोनों में से कोई आंसर है। चलो कुछ और देखते हैं अब। सर हमें तो और कोई आता ही नहीं, फिर भी ट्राई करो, कुछ तो देखो। जैसे मान लो स्केलर चेन, कि कुछ चेन फॉलो हो रही होगी, राइट? तो इससे रिलेटेड क्या दिख रहा है? चेन से चेन वर्ड को मिला दो, चेन बना दी हमने। तो चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हमारी जो अथॉरिटी की जो हम फ्लो, किससे कौन लेवल बात कर सकता है कब, तो ये जो हमारी हायरार्की होती है ना, उसको स्केलार चेन बोलते हैं। तो दिस इज सी इज 4। तो आप देखो C4 किस में है? इसमें C3 है, तो ये नहीं हो सकता। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। गॉट इट? इजी। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच डायमेंशंस okay, next question is, under which dimension of the business environment is online booking of air tickets included? कि कौन से डायमेंशन में ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट हम इंक्लूड करते हैं? अब क्या वर्ड है यहाँ पे? की ऑनलाइन। हम कुछ भी चीज ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, तो कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट हमारा आता है? हमारे पास बहुत सारे बिजनेस एनवायरमेंट के डायमेंशन होते हैं, लीगल, राइट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। क्या कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लग रहा है क्या? यस। तो आप तो बोलोगे लीगल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, तो बच्चों ने अंधाधुंध 3 पे टिक कर दिया। भाई ऑप्शन ही गलत है, कोई सही आंसर है ही नहीं। अब ये एरर में माना जाएगा, इसलिए दिस क्वेश्चन वाज स्क्रैप्ड लास्ट ईयर। इसका कोई आंसर नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा हमारा। टेक से शुरू तो होगा पर नॉलॉजिकल तक खत्म होगा, टेक्नोलॉजिकल नॉट टेक्निकल। तो आपका आंसर क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब क्या बात हो रही है, हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि यार जीडीपी से रिलेटेड तो नहीं कुछ हो रहा, पर कैपिटा इनकम से कुछ ऐसा सा कुछ लग रहा है क्या? देखो, मनी सप्लाई, मनी से रिलेटेड तो कुछ नहीं हो रहा। तो जैसे आपको ऐसे वर्ड्स मिल गए ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वाले, जो भी आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक्स ये चीजें होती हैं, तो आप जनरली बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मनी सप्लाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पॉलिटी में आता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन शिफ्ट, ये ओवरलैप होता है बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो द बेस्ट सुटेबल आंसर इज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, करेक्ट? क्योंकि मनी सप्लाई सिर्फ, और देखो आप इकोनॉमी से इकोनॉमिक मिला दो, देखो कीवर्ड मिल गया ना हमें, ऐसे आपको करना है इसको अटेम्प्ट, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल मतलब कि कुछ लीगल है या कुछ इलीगल है, ऐसा कुछ अगर हमें लग रहा है, कुछ लॉ बना हुआ है, कुछ एक्ट पास हुआ है, कुछ दिख रहा है क्या ऐसा? बर्थ रेशियो, रेशियो कहां से आ गया? पॉलिटिकल सिस्टम हो ही नहीं सकता, पब्लिक डेट, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ देखो एक्ट वर्ड आ गया, ये पता चल गया हमें कि ये लीगल होगा, तुम्हें ये कीवर्ड ढूंढना था यहाँ पे, तो ऐसे हमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये बताओ मजा आ रहा है ना? अगर मजा नहीं आ रहा तो देखो यार, ऐसे मजे लेके हमें पेपर करने हैं, मजा तभी आता है। सीयूईटी को प्रेशर नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है, हमें मजे में पेपर करना है। पहले हमें मजे में पढ़ना है, फिर हमें फोकस भी करना है, मजे मजे में फोकस भी करेंगे, और उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर तुम घर पे पढ़ाई करोगे, फिर तुम यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ाई करोगे, फिर तुम बुक से पढ़ाई करोगे, तो सब कुछ हो जाएगा। बस एक प्रोसेस फॉलो करना है आपको भी। तो क्वेश्चन 8, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट की? तो देखो, इंटर रिलेटेडनेस होता है, इंटर रिलेटेड एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, रिलेटिव होता है, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो आपका क्या पता चला आपको? मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट, मार्केट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट का ये पार्ट नहीं है कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट का। दिस इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। आप देख सकते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं से पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे ना बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो ये तीनों मेंशन्ड है, बट दिस इज नॉट देयर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो लोग ज्यादा याद करने में फोकस करते हैं, और जो समझते हैं वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें लोग फंस जाते हैं, ठीक है? इसलिए मेरा काम है बताना। क्वेश्चन नंबर, ओके 8 तक हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो zoomed in enough, आपको आराम से दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंडर द प्लानिंग फंक्शन। तो प्लानिंग में क्या सीक्वेंस होता है? अब देखो, अभी हमें पता चला मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अब हमें पता चल रहा है कि यार ये प्रोसेस पूछ रहे हैं कि प्लानिंग फंक्शन का प्रोसेस बता दो सीधा। तो अब बताओ क्या होता है, ट्राई करो, कुछ तो करो ट्राई। प्लानिंग प्लानिंग प्रोसेस तो रट जाना चाहिए आप लोगों को। तो देखो, पहले आप क्या करोगे, आप पहले ऑब्जेक्टिव सेट करोगे या सीधा ही प्रेमिसेस डेवलप कर दोगे? पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, राइट? पहले यू विल सेट द ऑब्जेक्टिव, राइट? तो ए किस किस में आ रहा है पहले? 3 और 4 में नहीं आ रहा, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इधर 1 इज योर आंसर और इधर 2 इज योर आंसर, करेक्ट? नेक्स्ट, अच्छा अब क्या करोगे आप? दो ऑप्शन है, आप प्रेमिसेस डेवलप करोगे या फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, और क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट? पहले आप प्रेमिसेस डेवलप करोगे, तभी तो आप सोचोगे कि यार ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे। तो पहले आप प्रेमिसेस डेवलप करोगे, ठीक है? तो ए सी बी डी, दिस इज योर आंसर। प्रेमिसेस डेवलप करने के बाद आप ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, फिर आप उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करोगे। तो दिस इज द प्लानिंग फंक्शन प्रोसेस, कि आप उसका प्रोसेस कैसे फॉलो करते हो ऑर्डर वाइज। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। कि प्लानिंग का तो हमारा हो गया, अब हमें सिलेक्शन का बताओ। तो सिलेक्शन में आप खुद सोचो, क्या पहले ही रेफरेंस चेक हो जाएगा, या पहले ही इंटरव्यू हो जाएगा, या पहले डिसीजन दे देंगे? जल्दी बोलो, पहले क्या करेंगे हम? सोचो सोचो। तो पहले हम टेस्ट लेंगे ना, कि यार आप टेस्ट दो पहले आके, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले आप आगे हमें टेस्ट दो, आपका टेस्ट कैसा जा रहा है उसके बेसिस पे मैटर करेगा। तो फर्स्ट आपका सी आ रहा है, तो देखो सी किस में आ रहा है? 1 में नहीं आ रहा, 2 में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, तो 4 इज योर आंसर। चेक कर लो, पहले आपका सिलेक्शन टेस्ट हुआ, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आपकी चेकिंग हुई। अब चेकिंग क्यों हो रही है भाई? मान लो फ्रॉड भरे पड़े हैं दुनिया में, अगर किसी ने करप्शन करके पैसे खिला के अच्छी नौकरी ले ली, ठीक है, टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट में दिस इज वेरी टफ टू डू, ठीक है?
बट ज्यादातर क्या होता है, चेकिंग हर जगह होती है, क्योंकि अगर कोई पैसे खिला के आ भी गया ना, चेकिंग में हमें अगर पता चल गया तो हम सिलेक्शन डिसीजन लेंगे ना जब फाइनली, तो वी विल नॉट सिलेक्ट हिम, हम उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम पहले रेफरेंस चेक करेंगे कि भाई सही भी है या नहीं, कि जो हमें रेफरेंस मिला है। समझ गए? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो वी आर डन विथ 10 क्वेश्चंस। लेट अस मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 11. Okay. So it is a joint program of training in which educational institutions and business firms cooperate. Identify the method of training. कि भाई यहाँ पे जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म्स कॉपरेट करते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी उनको पता है कि ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म कॉपरेट कर रहे हैं। तो जब दे बोथ आर कॉपरेटिंग, सीधा सीधा दिस इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बोलते हैं ना यार इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन होंगे ना जो कॉलेज में है, तो आफ्टर कॉलेज थर्ड ईयर में उनकी मिलती है उनको इंटर्नशिप, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो आप पूछना उनसे। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है जब उनका कॉलेज दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉपरेट करता है बिजनेस फर्म। समझ गए? बिजनेस फर्म भी क्यों करता है कॉपरेट? उनको यंग ब्लड चाहिए होता है, उनको नए लोग चाहिए होते हैं अपने काम। समझ गए? अच्छा, जॉब ये सब भी पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो अभी जॉब रोटेशन बता देता हूँ। जॉब रोटेशन डज नॉट मीन कि एक जॉब छोड़ के कहीं और चले गए। जॉब रोटेशन इज कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम उसकी जॉब को रोटेट कर रहे हैं, कि पहले उसको ये वाला काम दिया, आज उसको ये वाला काम दिया, तो उसकी जॉब को हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि वो बोर ना हो जाए एक जॉब से। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई, ये तो सीयूटी का फेवरेट है। कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैच द फॉलोइंग दे देते हैं। और मैच द फॉलोइंग हमारे लिए आसान है, अभी मैंने ट्रिक्स बताई थी ना, वही लगा लो। देखो फिर से चूज करो कुछ भी, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग। तो देखो सिलेक्शन, चलो सिलेक्शन देखते हैं। किसी का सिलेक्शन करना है तो क्या होगा? चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। अच्छा, कैंडिडेट इज गिवन एन इंट्रोडक्शन टू सुपीरियर्स, तो ये तो नहीं हो सकता, इंट्रोडक्शन थोड़ी है। तो इंट्रोडक्शन तो हमारा ओरिएंटेशन हो जाएगा। पहली बात कि हम ओरिएंटेशन होता है ना, कॉलेज में जाते हो और स्कूल में भी जाते हो, ओरिएंटेशन होता है हमारा फर्स्ट डे पे, तो यही है, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं सुपीरियर से। तो बी का आपका 2 होगा। तो बी का 2 दिख रहा है आपको? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। इधर 1 और 3 इज योर आंसर। तो लेट अस टेक अदर्स। ठीक है, अब ए का 1 दिया हुआ है दोनों में, दैट इज चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, दिस इज अ सिलेक्शन। A1 ये भी हमारा हो गया। तो मतलब हमें सी और डी में से एक आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है। अब सी देखो, रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए या कैसे एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर हमारी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें उसमें से कैसा फुलफिल करना है। तो 3 डी का आपका 3 हो जाएगा। तो D3 देखो कहाँ पे है, D3 इज ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफिशियल आंसर की ऑल्सो सेज 3 is the answer. Okay. By the way, if you want to check, this is set A of last year paper. तो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a process of incitement or inducing subordinates to act in a desired manner? देखो यार, फिर से वही बात हो गई, मैंने बोला ये जो तुम्हें लाइन पढ़ते आ रहे हो ना, यहाँ पे भी आपको वो लाइन पकड़नी है। देखो कौन सी लाइन है, इंसाइटमेंट और इंड्यूसिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर। सिर्फ इतने पे ध्यान देना है। इंसाइटमेंट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, और क्यों कर रहे हैं? ताकि एक डिजायर्ड मैनर में वो लोग काम करें। तो देखो इसमें क्या होगा, सीधा बताओ क्या होगा? लीडरशिप होगा, मोटिवेशन होगा, सुपरविजन होगा, या कम्युनिकेशन होगा? यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? इंसाइटमेंट और इंड्यूसिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। करेक्ट? तो जब भी आपका इंड्यूसिंग वर्ड आता है और डिजायर्ड मैनर आता है, तो स्ट्रेट अवे मोटिवेशन इज योर आंसर। अच्छा, अब 14 को स्किप करो, पहले एक बार 15 देखो। अब मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। अगर आप 15 देखोगे ना, 15 भी ऐसा सही लगेगा आपको पढ़ने में। देखो 15 में भी यू कैन सी डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। अब वहां पे क्या था? इंसाइटमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस जब हम करते हैं ना किसी को, तो हम आई एम अ गुड लीडर। अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ ना, एंड इफ आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड लीडर, मैं आपका लीडर बनना चाहता हूँ, मैं सीयूईटी में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं बोर्ड में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो अगर मैं गुड लीडर हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा? आपको इन्फ्लुएंस करूँगा कि यार ऐसे पढ़ना है, या आप मेरी बात मानो, आप फॉलो करो ऐसे।
क्या पता चला आपको कि जो थर्ड है दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई किसी की भी लीडरशिप क्वालिटी हमें कैसे पता चलती है कि अगर वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो अगर इन्फ्लुएंस वो कर पा रहा है बिहेवियर, तो वो क्या होगा, अच्छा लीडर होगा। तो आई एम अ गुड लीडर, देखो हो गया मेरे से। ठीक है, 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सी नहीं है कंट्रोलिंग की लिमिटेशन? तो इसमें से आप क्या पकड़ोगे, देखो यहाँ पे लिखा है नॉट अ लिमिटेशन, तो आपको ये ध्यान रखना है जब वो नॉट पड़ेगा। कुछ बच्चे तो कहते हैं भाई हमें अब सब पता है, वो पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, कुछ भी मार्क करके आ जाएंगे। तो पढ़ो, वहां पे लिखा है नॉट अ लिमिटेशन, तो हमें नॉट पे फोकस करना है यहाँ पे। तो पहला क्या लिखा है, कॉस्टली अफेयर। क्या कंट्रोलिंग कॉस्टली होती है? यस होती है। हम कंट्रोल पे ट्राई करते हैं तो हमारे फंड्स जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये लिमिटेशन है। रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज, कोई एम्प्लॉय चाहेगा कि यार हमारे आके चेकिंग करो, पर्सनली वो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनकी चेकिंग हो रही है या ये चीज़ें, तो रेजिस्टेंस होती है एम्प्लॉय से भी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। रिटन कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यस हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं होता। अब इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो ये तो एडवांटेज हुई ना, कंट्रोल की वजह से, कंट्रोलिंग की वजह से ऑर्डर भी आ रहा है और डिसिप्लिन भी आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात हुई। तो यस दिस इज नॉट अ लिमिटेशन, दिस इज एन एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। तो हेंस 16 का आंसर आपका होगा 3। समझ गए? 17, देखो फिर से प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस पूछा इन्होंने, सिलेक्शन क्राइटेरिया पूछा, अब ये बोल रहे कंट्रोलिंग का प्रोसेस बता दो। अब कंट्रोलिंग का बताओ, पहले क्या करोगे आप, बाद में क्या करोगे? देखो, एनालाइजिंग डेविएशंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो आप खुद सोचो, जब तक आप स्टैंडर्ड ही डेवलप नहीं कर पाओगे, अगर आपने स्टैंडर्ड ही डेवलप नहीं करा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहला तो सी ढूंढ लो, देखो खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सीधा खत्म। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने एक्चुअली परफॉर्म किया कैसा। उसके बाद डेविएशन को एनालाइज करना कि यार डेविएशन कहाँ पे आई है। फिर आप, सॉरी माय बैड, पहले आप क्या करोगे, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, उसके बाद आप क्या करोगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद आप करोगे जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसको आप कंपेयर करोगे आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से, कि भाई मेरा गोल तो था, जैसे लड़कों का होता है ना कि भाई सारा वेट कम कर दूंगा आज, 30 मिनट तक भागूंगा, बाहर भागता ही रहूंगा, रुकूंगा ही नहीं, 10 मिनट में भाग के वापस आ जाते हैं। तो ठीक है, उन्होंने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था अपने लिए कि भाई 30 मिनट भागूंगा, और वो भाग कितना पाए, 10, तो डेविएशन कितना आ गया, 20 का, राइट। तो हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद डेविएशन को कि हमारा डेविएशन आया कितना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू द कंट्रोलिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, ओनली अ 5% only a 5% increase in labor cost may be more troublesome than a 15% increase in postal charges। कि अगर आपका 5% इंक्रीज आया है लेबर कॉस्ट में, वो ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा ट्रबल देगा आपको देन अ 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। कि देखो यार, पोस्टल चार्जेस तो नॉर्मल है, पोस्ट तो करना है, मतलब इतना कुछ बड़ा खर्चा नहीं है वो अगर आपका पहले, देखो आपका अगर 100 रुपए का आता था, अब 115 का भी चार्ज हो रहा है, 15% अगर इंक्रीज हो गया, दैट इज नॉर्मल, इट इज ओके। बट अगर आपकी लेबर कॉस्ट जो कि पहले काफी ज्यादा आती थी, हजारों में या लाखों में, उसका अगर 5% भी बढ़ जाएगा ना, तो दिस इज वेरी क्रिटिकल। वाई एम सेइंग क्रिटिकल, बिकॉज द आंसर इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। तो अब इसका आंसर क्या होगा आपका, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी, राइट। तो अगर आपने कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, कंट्रोलिंग चैप्टर में यू विल गेट टू नो सीपीसी। तो यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो 5% इंक्रीज इन लेबर है ना, वो ज्यादा ट्रबल सम है 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस से। ठीक है, देन देखो हमारा 19th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, होल्डर्स ऑफ एसेट कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स। अकाउंटेंसी पढ़ते हो, नहीं पढ़ते कोई नहीं, उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जब हम इजीली सेल कर पाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि यार ये एसेट बहुत लिक्विड है, आप आराम से उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, आप आराम से उसे बेच पाते हो। तो यहाँ पे भी हम यही बोल रहे हैं, एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जब आराम से हम कर पा रहे हैं ना, तो आपको लिक्विडिटी वर्ड ढूंढना है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। तो देखो यार, ऐसे देखो चीजों को, जब आप ऐसे देखोगे ना, तो आप बेटर नजरिया मिलेगा आपको कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if any of the parties, let me rub this, if any of the parties, yes, are not satisfied by the order of dash,
they can appeal against such order to the state commission on the grounds within a period of 45 days from the date of order. ठीक है, अब अपील का मतलब क्या होता है? तो मान लो यार मेरे घर में ना लाइक आई हैव एल्डर सिस्टर्स, ठीक है, समझ सकते हो भाई लोग, या जो बहनें हैं बड़ी वो भी समझ सकती हैं. जैसे मेरी बहन को मेरे पे गुस्सा आ गया तो वो क्या करेगी? पहले वो जाएगी मम्मी के पास रोते हुए कि यार मम्मी ऐसे ऐसे कर दिया, मारो इसको, पिटा भी हूँ, ठीक है. तो पहले जाएंगी मेरी मॉम के पास, मेरी बहनें, कि भाई इसको तोड़ो, इसको मारो. पर मेरी मम्मी ने कहा कि ये तो राजा बेटा है, मैं नहीं मारूंगी इसको, सही है. तो क्या हुआ? मेरी माँ ने उसकी रिजेक्ट कर दी, उसकी कंप्लेंट की भाई तुम चुप रहो, मेरा लड़का बहुत समझदार है, मेरा राजा बाबू है वो, ऐसे ही बोलती है मेरी मम्मी, राजा बेटा है. मेरी चंपू बनाती थी मम्मी मुझे, तुम्हें भी बनाती होंगी. तो फिर क्या हुआ? मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब मॉम ने नहीं सुनी ना बात उनकी कि भाई मेरा बेटा तो अच्छा है, तो अब वो चले गए हेड ऑफिस में. हेड ऑफिस क्या है? पापा जी. अब वो गए पॉप्स के पास. तो भाई पॉप्स के लिए तो भाई मेरी लाडलिया बेटियां हैं भाई. तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे उनकी अपील एक्सेप्ट हो गई और फिर हमारी पिटाई हो गई. तो ऐसे आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको नीचे का डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप हायर अथॉरिटी पे जाके अपील कर सकते हो. तो दैट अप्लाइज सेम टू हेयर ऑल्सो. देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया, किसका? स्टेट कमीशन का. तो अगर आपको स्टेट कमीशन का कुछ ऑर्डर पसंद नहीं आया तो आप कहां पे जाओगे? आप जाओगे नेशनल कमीशन पे. तो दिस इज योर आंसर. तो आई होप मेरी पर्सनल डिटेल्स आपको पसंद आई हो. ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर एंड विजिबल टू यू. हाँ, एग्जाम्पल तो ज्यादा विजिबल हो गया शायद. 21 क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस इन द फॉलोइंग लाइन. तो एक लाइन दी हुई है, इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंस बतानी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. तो क्या बोला गया है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेक मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर. दस कंज्यूमर्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट ग्रुप among the many stakeholders of business and like other stakeholders their interest has to be well taken off. तो हमें क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कब मनी करती है? जब वो सर्विसेज कंज्यूमर को देती है. तो हमारे लिए कंज्यूमर्स, एक बिजनेस के लिए कंज्यूमर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, राइट? तो उनका केयर भी हमें करना चाहिए. तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, मॉरल जस्ट. हम मॉरल कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं दे रहे, ठीक है, इसको हटाओ पहले. उसके बाद क्या बोला गया? बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, और क्या बोला गया आपका? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस. देखो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा. कुछ आंसर हो सकते हैं जो आपको दो लगेंगे यार, इनमें से कोई हो सकता है. आपको देखना है मोस्ट सुटेबल क्या हो रहा है. आप ये सोचो, जब आप कस्टमर के लिए कर रहे हो, आप सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो सोसाइटी का ही तो पार्ट है ना आपका कस्टमर. तो आपको ये देखना है यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, कि हम कस्टमर के लिए भी काम कर रहे हैं सोसाइटी में, राइट? प्रोडक्ट तो दे रहे हैं पर और भी चीजें कर रहे हैं. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 22. अब 22 में आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट. द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. दिस implies that marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, product sizes, etc. अब यहाँ पे क्या है? जो मार्केटर्स है उनको कैसी वैरायटी देनी है? इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइसेस, साइजेस. तो मतलब उन्हें क्वालिटी देनी है, ब्रांड देनी है, साइजेस देनी है, मतलब बहुत सारी चीजें देनी है. तो क्या सेफ्टी की बात हो रही है? नहीं हो रही. राइट टू सीक रेड्रेसल. भाई मुझे क्वालिटी मिल रही है, मैं लड़ूंगा तुमसे, ऐसे कैसे क्वालिटी दे सकते हो तुम? ये तो बहुत गलत है. तो ये तो हो ही नहीं सकता, सेंसलेस, राइट? कंज्यूमर एजुकेशन, एजुकेशन दे दी क्या? नहीं. तो इसका क्या आंसर होगा? राइट टू बी अश्योर्ड. मैं अश्योर्ड हूं, मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही है. दिस वाज इजी. आपको ये ऐसे करना है, समझ गए? वेरी गुड. नाउ द थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 23. आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट. ये आपका सेकंड बुक से है. आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट wherein a company sells securities en bloc at an agreed price to a broker. अब यहाँ पे क्या है? मेन कंपनी सिक्योरिटी सेल कर रही है एट एन एग्रीड प्राइस टू अ ब्रोकर. ठीक है, तो आप क्या, इसका आंसर क्या होगा? ऑफर फॉर सेल, डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ. आईपीओस क्या होते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जब आप पहली बार लिस्ट करवाते हो तो वो क्या होता है? आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ओके. प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें भी हम इशू करवाते हैं. और राइट्स इशू हम इशू करने का राइट भी देते हैं हम. मैं समझाऊंगा डिटेल में सब, बट आई होप आपको फिलहाल ये समझ आया हो. इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. देखो भाई, फिर ये बोर हो गए, इन्हें बस इनके क्वेश्चन खत्म होने लग गए थे,
इन्होंने कहा समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पेपर जो बना रहा था, देखा मैं दूंगा मैच द फॉलोइंग, फिर से देखो फिर से आ गया मैच विद लिस्ट वन एंड लिस्ट मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो आपको मैच करना है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अगेन कहीं से भी चूज कर लो, आप इस साइड से चूज करके देखिए क्या, इस साइड यहीं से चूज करे जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको ये काम करना है, तो आपका क्या होगा, ये अथॉरिटी होगा, अथॉरिटी तो नहीं हो सकता, डेलीगेशन होगा नहीं, आंसरेबिलिटी होगा नहीं, क्या होगा फिर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको सीयूईटी में, बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटेंसी में, कॉमर्स में मुझे आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक इट, ठीक है। तो आप देखो बी का तो 4 होगा, तो बी का 4 आपको दिख रहा है कहीं, देखो यहाँ पे सीधा मिल गया आंसर खत्म। पर बाकी भी चेक कर लेते हैं, ए का 3 राइट टू कमांड, हमारे पास अथॉरिटी है, हम कमांड दे रहे हैं। बी का 4 हो गया हमारा। सी का 1 अकाउंटेबिलिटी को आंसरेबिलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन हम रूटीन जॉब्स को हम असाइन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका क्या है, फोर्थ, करेक्ट, वेरी गुड। तो देखो 24 क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, रेडी हो जाओ। See, what does this question have to offer? See, identify the correct sequence of organizing function. ओहो कितना अलग दे दिया ना इन्होंने, मैंने अभी बताया था, फिर इन्होंने करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया। तो सीक्वेंस पे बहुत आ रहा है, तो जब भी आप पढ़ो ना, नोट्स बनाओ, तो सीक्वेंस वाइज लिखनी है चीजें, सीक्वेंस को रेडी ध्यान रखना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। चलो एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है ना, ये क्वेश्चन तुम करो और इसका सही आंसर ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और किसी का कोई डाउट है यू कैन आस्क देयर आल्सो। तो देखो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यार उद्देश्य क्या था इस वीडियो का, मुझे पता है कि तुम बहुत सारी फर्दर वीडियोस देखोगे समझने के लिए, शायद मैं होता मैं भी देखता, बट मैंने एक अलग अप्रोच देना चाहता था, स्टाइल, नॉट एग्जैक्टली स्टाइल, मैं एक अलग वे दिखाना चाहता था कि आप ऐसे भी चीज़ों को देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, एक ऑप्शन एलिमिनेट करके खत्म करो, या फिर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में सोच के देखो, चीज़ों को कंपेयर करके देखो, ऐसे भी हम बहुत बार कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ऐसे अपनी थिंकिंग लगाओगे ना, लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे, तो आप ये कर पाओगे, ठीक है, लगाओगे कर पाओगे। देखो शायरी भी बन गई, तो आप ऐसे ही आपको करना है, पक्का हो जाएगा। देखो आधा पेपर हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, अब आधा बच रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ हो, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, और 25th क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करें इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आई विल गिव लाइक जिसने भी सही किया होगा। तो ठीक है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। मैं हूँ राहुल गुजराल, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।